हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। तो सभी भाई बहनों को हर हर महादेव, नमः संस्कृताय। अब शुरू करते हैं यहाँ से हम भाषा की प्रश्नोत्तरी की, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। इसके पहले मैंने साहित्य दर्पण मतलब क्या बोलते हैं, साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश की प्रश्नोत्तरी कराई है। उसके बाद एक वीडियो उसकी और बचेगी, उसको जो मैंने किया है तो उसको भी मैं कल अभी कर दूंगी। और उसके बाद बचे हैं हमारे प्रश्न, जो कि एक बकाज है भाषा विज्ञान। साथ में मैंने भारतीय दर्शन शास्त्र से 3 वीडियो बनाई है, तो सभी बहुत अच्छी वीडियो हो, उसको जरूर देखिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में पीजीटी की चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएगी। और साथ में चलिए देख लेते हैं आज हम भाषा विज्ञान से जो बचे हुए कुछ प्रश्न थे, जो हमें लगा कि ज़रूरी है आप सब तक पहुँचना चाहिए, तो उसकी भी प्रश्नोत्तरी मैं करा दे रही हूँ। देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ 1-2 प्रश्न हमको यहाँ पर हो सकता है कि आंसर में गलत इधर दिख जाए, क्योंकि ये बुक है, इसमें कह के मैंने देखा है। लेकिन प्रश्न बहुत सारे अच्छे हैं, एक ही 2 प्रश्न का थोड़ा बहुत अंतर मिल जाता है, मैंने देखा है, बाकी सब प्रश्न अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से हम अपने प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा प्रश्न है आज का कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? प्राचीन काल की देन, मध्यकाल की देन, आधुनिक युग की देन, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा हमारा सी, आधुनिक युग की देन है। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भारतीय भाषा वैज्ञानिकों में गणना नहीं होती है। तो भारतीय भाषा वैज्ञानिकों में किसकी गणना नहीं होती है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा, ब्रील महोदय, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। दो में उत्तर सी हो जाएगा, ब्रील महोदय की गणना नहीं होती है भारतीय भाषा वैज्ञानिकों में। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भाषा विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से विभक्त किया गया है। तो भाषा विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से किस में विभक्त किया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, या 6 भागों में। तो 3 में उत्तर हो जाएगा, 2 भागों में विभक्त किया है। भाषा विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भाषा विज्ञान के प्रधान विषयों के अंतर्गत नहीं है। तो भाषा विज्ञान के प्रधान विषयों के अंतर्गत क्या नहीं है? अर्थ विचार, वाक्य विचार, लिपि या रूप विचार। तो 4 में उत्तर सी हो जाएगा, लिपि हो जाएगा। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, गौड़ विषय के अंतर्गत नहीं है। तो गौड़ विषय के अंतर्गत क्या नहीं है? प्राग ऐतिहासिक खोज, व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्द समूह, ध्वनि विचार। तो 5 में उत्तर हो जाएगा ध्वनि विचार, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ध्वनि नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्वनि नियमों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? अर्थ विचार के अंतर्गत, रूप विचार के अंतर्गत, ध्वनि विचार के अंतर्गत, या लिपि के अंतर्गत। तो 6 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, यहाँ पर ध्वनि विचार के अंतर्गत हो जाएगा। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, भाषा रूपी भवन में ध्वनि को कहा गया है। तो भाषा रूपी भवन में ध्वनि को क्या कहा गया है? दीवार, छत, नींव या फर्श। तो 7 में उत्तर हो जाएगा, नींव कहा गया है। भाषा रूपी भवन में ध्वनि को नींव बोला गया है। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण नामक पुस्तक के लेखक है। तो भाई थोड़ा सा अंग्रेजी वीक है संस्कृत वालों की, तो हम भी उसी संस्कृत वालों में आते हैं, तो अंग्रेजी वगैरह कम पढ़ पाते हैं, फिर भी हमने जो पढ़ा है आप लोग सुधार लीजिएगा। इसमें पूछा है कि भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर रुडोल्फ हार्नले, यस यल के लॉक, जॉन वीप्स। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के भाषाओं का जो सर्वेक्षण किया है, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 8 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएगा। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होंगे। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, द्रविड़ भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण रचना के लेखक है। तो द्रविड़ भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण रचना के लेखक कौन है? बिशप कार्डवेल, जॉन वीप्स, यस यल के लॉग, ग्रियर्सन। तो 9 में उत्तर ए हो जाएगा, बिशप कार्डवेल हो जाएंगे। द्रविड़ भाषा का तुलनात्मक व्याकरण रचना के लेखक है बिशप कार्डवेल। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जैकब ग्रिम का नियम है। तो जैकब ग्रिम का नियम क्या है? 1755 से 1863 ईस्वी, 1802 से 1887 ईस्वी, 1767 से 1835 ईस्वी, या 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। तो जैकब ग्रिम का समय क्या पूछा है यहाँ पर? तो 10 में हो जाएगा, 1755 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक इनका समय माना गया है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, व्युत्पत्ति शास्त्र के प्रेरक विद्वान रहे हैं। तो व्युत्पत्ति शास्त्र के प्रेरक विद्वान कौन है? ऑगस्टन एफ पॉट, के एम रैप, फॉक्सब्रॉफ, जेसमस रेस्क। तो 11 में उत्तर होगा, ऑगस्टन एफ पॉट हो जाएंगे। उत्तर ये सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, प्रथम अमेरिकन भाषा विज्ञानी थे। तो प्रथम अमेरिकन भाषा विज्ञानी का नाम क्या है? मैक्स मूलर, विलियम हेनरी, ऑगस्ट श्लाइखर, ऑगस्टन एफ पॉट। तो 12 में उत्तर हो जाएगा बी,
विलियम व्हिटनी होंगे, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भाषा परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो भाषा परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रयत्न लाघव, प्रयोगाधिक, शारीरिक विभिन्नता, बलाघात। 13 में उत्तर हो जाएगा उत्तर ए प्रयत्न लाघव होगा। भाषा परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो प्रयत्न लाघव, उत्तर ए सही है। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इसको स्पीड से देख लीजिएगा एक दो बार। तो अभी हम इसको अपलोड भी कर देते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न है हमारा कि मास्टर साहब का माँ साहब हो जाता है, किसके कारण से होता है? बलाघात के कारण, प्रयोगाधिक्य के कारण, स्थान भेद के कारण, प्रयत्न लाघव के कारण। तो 14 में उत्तर डी होगा, मास्टर साहब का माँ साहब हो जाता है प्रयत्न लाघव के कारण, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, संस्कृत वांग्मय में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम है। तो संस्कृत वांग्मय में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम क्या है? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प। तो 15 में उत्तर हो जाएगा ए शिक्षा हो जाएगा, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5, 8, 4, 10। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 में उत्तर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5 होगा, यमंग गणनम, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आवृत्ति एवं उच्चारण समय का बोधक यंत्र है। तो आवृत्ति एवं उच्चारण समय का बोधक यंत्र क्या है? क्रोमोग्राफ, पैलेटोग्राफ, सिस्मोग्राफ या स्पेक्ट्रोग्राफ। तो 17 में उत्तर हमारा डी हो जाएगा, स्पेक्ट्रोग्राफ होगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण क्या है? तो ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण क्या है? प्रयत्न लाघव, क्षिप्र भाषण, ध्वनियों का परिवेश, बलाघात। तो 18 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ध्वनियों का परिवेश होगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण है। तो ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण क्या है? ध्वनियों की अपनी प्रकृति, सहजीकरण, शब्दों की असाधारण लंबाई, ध्वनियों का परिवेश। तो 19 में उत्तर हो जाएगा सहजीकरण, जो कि ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण पूछा है, तो सहजीकरण भी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नकर बराबर नगर, इस ध्वनि परिवर्तन का कारण क्या है? तो कभी नकर नगर को नकर भी निकल जाता है, तो इस ध्वनि परिवर्तन का कारण क्या है? घोषीकरण, अल्प प्रामाणीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण। तो 20 में उत्तर ए हो जाएगा, घोषीकरण होगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, पाली भाषा में यह संधि नहीं है। तो पाली भाषा में कौन सी संधि नहीं है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो 21 में हो जाएगा विसर्ग संधि, जो कि पाली भाषा में नहीं है, उत्तर ए सही है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं भाई बहनों, जहाँ भी त्रुटियां होगी उसको मानवीय भूल के तहत क्षमा करिएगा पहले से। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ की, वैदिक संस्कृत के साथ अत्यधिक साम्य रखने वाली ईरानी भाषा है। तो वैदिक संस्कृत के साथ अत्यधिक साम्य रखने वाली ईरानी भाषा कौन सी है? पश्तो, फारसी, पहलवी, अवेस्ता। तो 22 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, अवेस्ता हो जाएगी, जो कि वैदिक संस्कृत के साथ यह रखती है, अत्यधिक साम्य रखती है, उत्तर डी सही है। ईरानी भाषा है अवेस्ता। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, केवल वैदिक संस्कृत में पाया जाने वाला लकार है। तो केवल वैदिक संस्कृत में कौन सा लकार पाया जाता है? लट, लुट, रिंग, लेट। उत्तर डी हो जाएगा, लेट लकार होता है, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल माना गया है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल क्या माना गया है? 1000 ईस्वी से अब तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 100 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। यह पूछा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल पूछा है, तो 24 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है वह माना गया है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को संक्षिप्त रूप में क्या कह सकते हैं? तो OIA, MIA, NIA या इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को संक्षिप्त रूप से क्या कह सकते हैं? तो 25 में उत्तर होगा NIA कह सकते हैं, नेशनल इंडिया। ये क्या है आगे, आप आर्य भाषा जो भी हो तो इसको पढ़ दीजिएगा पूरा फुल फॉर्म से, उत्तर सही होगा, इतना बता देते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा है लेकिन समझ में आ रहा है, कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, या 1000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का काल पूछा है, तो 26 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, उत्तर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, मतलब मिसप्रिंट क्या है, पिक लेने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बाकी वो स्पष्ट शब्द हैं, फिर भी समझ में आ रहा है। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कि आकृति मूलक वर्गीकरण को नहीं कहते हैं। तो आकृति मूलक वर्गीकरण को क्या नहीं कहते हैं? रूपात्मक, पदात्मक,
रचनात्मक, ध्वन्यात्मक। तो यहाँ पर 27 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ध्वन्यात्मक कहते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण को नहीं कह सकते हैं तो ध्वन्यात्मक नहीं कहते हैं, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अद्यावधि उपलब्ध भाषाओं की भौगोलिक खंडों में विभक्त किया गया है। तो अद्यावधि उपलब्ध भाषाओं को भौगोलिक खंडों में विभक्त किया गया है 4, 5, 6, 10। तो 28 में उत्तर हमारा डी हो जाएगा 10, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ईरानी भाषा में स्वर है। ईरानी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है? 5, 8, 10, 26। तो 29 में उत्तर बी होगा 8 है, उत्तर बी हमारा सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ईरानी भाषा में वर्ग नहीं होता है। तो ईरानी भाषा में कौन सा वर्ग नहीं होता है? क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, च वर्ग। तो 30 में उत्तर बी होगा, ट वर्ग ईरानी भाषा में नहीं होता है, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ हैं। तो वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ कितनी हैं? 52, 26, 21, 48। 31 में उत्तर होगा 52 है। संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ हैं वैदिक संस्कृत भाषा में, तो 52 ध्वनियाँ हैं, उत्तर बी ए, यहाँ पर उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो जो लौकिक संस्कृत है वैदिक में तो 52 है, और लेकिन लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं? 52, 48, 26, 50। तो 32 में उत्तर होगा 48 ध्वनियाँ हैं, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जिसके उच्चारण में वायु मुखविवर से निर्बाध बाहर निकलती है वह क्या है? व्यंजन, स्वर, अंतस्थ, ऊष्म। तो 33 में उत्तर हो जाएगा स्वर हो जाएगा, जिसके उच्चारण में वायु मुख विवर से निर्बाध बिना बाध्यता के बाहर निकलती है वह क्या है? तो स्वर होगा। 33 में हमारा बी उत्तर सही है। नेक्स्ट है प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न श्वास का दूसरा नाम क्या है? तो बाह्य प्रयत्न श्वास का दूसरा नाम क्या है? अघोष, घोष, नाद, संवार। तो 34 में उत्तर ए हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न नाद का दूसरा नाम है। तो बाह्य प्रयत्न नाद का दूसरा नाम क्या है? अघोष, घोष, श्वास, संवार। तो 35 में हो जाएगा घोष, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सा का ध्वनि वर्ग है। तो सा का ध्वनि वर्ग क्या है? पार्श्विक, स्पर्श, संघर्षी, स्पर्श, संघर्षी। तो 36 में हो जाएगा संघर्षी, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर संघर्षी हो जाएगा, जो कि उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, का घोष रूप है। तो का घोष रूप क्या है? यहाँ पर सा, दा, खा, गा। तो 37 में उत्तर डी होगा, गा है। का घोष रूप बदल के क्या होगा? गा, यहाँ पर डी होगा, गा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आ कौन सा स्वर है? तो आ कौन सा स्वर है? वर्तुल स्वर, पश्च स्वर, केंद्रीय स्वर, अग्र स्वर। तो 38 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय स्वर हो जाएगा, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे कौन सा है क्वेश्चन? 39 नंबर प्रश्न है कि ऊ कौन सा स्वर है? तो ऊ कौन सा स्वर है? अग्र, पश्च, केंद्रीय, अर्धवृत्तीय। तो बी उत्तर होगा, पश्च स्वर माना गया, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या हमारा क्या है। तो 40 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि आय कौन सा स्वर है? तो आय कौन सा स्वर है? अर्धविवृत, विवृत, संवृत, अर्ध संवृत। तो 40 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, अर्ध विवृत है। ये प्रश्न जो कि ना, ये 103 प्रश्न है भाषा विज्ञान से संबंधित, और इसके पहले अभी मैंने जो कि कराया है वेदांत सार संबंधित सारे प्रश्न करा दिए हैं भारतीय दर्शन शास्त्र में, जो कि सांख्यकार का वेदांत सार, तर्क संग्रह, तर्क भाषा से प्रश्नों को मैंने करा, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है, उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि अ कौन सा स्वर है? तो अर्ध विवृत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ओ कौन सा स्वर है? तो ओ कौन सा स्वर है? समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत। तो 41 में उत्तर बी हो जाएगा, अर्ध समृत हो जाएगा, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ध्वनि नियम नहीं है। तो ध्वनि नियम कौन सा नहीं है? ग्रिम नियम, ग्रासमान नियम, बर्नर नियम, धातु नियम। तो ये जो कि धातु नियम जो होता है ना, ये ध्वनि नियम में नहीं होगा। 42 में उत्तर डी हो जाएगा, धातु नियम, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ग्रिम नियम के अनुसार घोष महाप्राण का परिवर्तित रूप है। तो ग्रिम नियम के अनुसार घोष महाप्राण का परिवर्तित रूप क्या है? अघोष महाप्राण, घोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण, संघर्षी अघोष महाप्राण। तो 43 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी, घोष अल्प प्राण हो जाएगा, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ग्रिम नियम के अनुसार निम्न जर्मन के बुक का उच्च जर्मन में परिवर्तित स्वरूप है। तो जो ग्रिम नियम के अनुसार निम्न जर्मन के जो बुक है, इसका उच्च जर्मन में परिवर्तित स्वरूप क्या बनेगा? भू, बी डबल ओ टी, बी यू सी चे सी एच, बी यू एस एच, एफ डबल ओ टी। यहाँ पर बुक का उच्च जर्मन में परिवर्तित स्वरूप क्या बनेगा? तो 44 में हो जाएगा, बी यू सी एच हो जाएगा, बुक में बी यू सी एच हो जाएगा, बुक इसको लिखेंगे जर्मनी में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है,
ग्रीक में निम्न जर्मन THREE का उच्च जर्मन में परिवर्तित रूप क्या बनेगा? तो ग्रीक में निम्न जर्मन THREE का उच्च जर्मन में परिवर्तित रूप क्या बनेगा? DREE, THREI, THRI, DREI। तो ये भी रीजनिंग की तरह हो गया है यहाँ पर। तो 45 में देखते हैं, 45 में उत्तर हमारा डी हो जाएगा, DREI होगा, डेयरी, 3 का डेयरी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ग्रासमान नियम के अनुसार संस्कृत में दधामी का मूल भारूपीय रूप रहा होगा। तो दधामी का मूल भारूपीय क्या बना होगा? धधामी, ददामी, धाधामी, इनमें से कोई नहीं। तो 46 में उत्तर हो जाएगा धधामी हो जाएगा, जो कि ग्रासमान नियम के अनुसार संस्कृत का दधामी रूप होगा तो मूल भारतीय रूप में क्या रहा होगा? तो धाधामी रहा होगा, उत्तर ये सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, प्राचीन नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की किस शैली से विकसित है? दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी। तो 47 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, उत्तरी हो जाएगा। प्राचीन नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की शैली से विकसित है तो उत्तरी होगा, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, रोमन लिपि क्या है? तो रोमन लिपि क्या है? चित्रलिपि, शून्य लिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि। तो 48 में उत्तर हमारा डी होगा, ध्वनि लिपि हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मक्का मदीना में विकसित अरबी लिपि का नाम है। तो मक्का मदीना में विकसित अरबी लिपि का नाम क्या है? कूफी, नस्खी, हिब्रो, आरमाइक। तो 49 में उत्तर हमारा बी होगा, नस्खी लिपि है जो कि अरबी में लिखी गई है, उसका नाम है नस्खी, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ग्रीक लिपि में कितने चिन्ह है? तो ग्रीक लिपि में कितने चिन्ह है? 24, 12, 50, 45। तो 50 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 24 है। तो यहाँ पर मैंने अर्धशतक लगा दिया है बे, और इतने ही 50 प्रश्न हमारे हैं जो इसमें करवाने हैं। तो आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। प्रश्न है कि प्रोफेसर व्यूलर के मत में ब्राह्मी लिपि में कितने अक्षर थे? तो प्रोफेसर व्यूलर के मत में ब्राह्मी लिपि में कितने अक्षर थे? 50, 41, 34, 24। तो 51 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन क्या? डी हो जाएगा, 24 हो जाएंगे। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा भारोपीय परिवार की किस भाषा से संबंध रखती है? इटालिक, केल्टिक, ग्रीक, जर्मनी। तो 52 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, जर्मनिक भाषा है, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अवेस्ता भारोपीय परिवार की किस भाषा से, किस शाखा से संबंध है? तो अवेस्ता भारोपीय परिवार की किस शाखा से संबंधित है? भारत, ईरानी, ग्रीक, हित्ती, तोखारी। तो 53 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ईरानी हो जाएगा, उत्तर ए सही है। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है यहाँ पर हमारा 54 नंबर प्रश्न है कि पाली और संस्कृत किस काल की भाषा है? तो पाली और संस्कृत किस काल की भाषा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल की, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की, या इनमें से कोई नहीं। तो 54 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की होगी पाली और संस्कृत, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, पाली भाषा थी तो पाली भाषा किसकी थी? विद्वानों की, शिक्षितों की, या जनसामान्य की, या अशिक्षितों की। तो 55 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, जनसामान्य की भाषा क्या थी? पाली थी, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार प्राकृत भाषाएं हैं। तो भरत मुनि के अनुसार प्राकृत भाषाएं कितनी हैं? 7, 10, 12, 5। तो 56 में उत्तर हो जाएगा ए, 7 भाषाएं माने हैं भरत मुनि ने, प्राकृत भाषाएं 7 हैं, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, काकेशस भाषा में विभक्तियां हैं। तो काकेशस भाषा में कितनी विभक्तियां हैं? 8, 23, 12, 15। 57 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी, यहाँ पर 23 विभक्तियां मानी गई है काकेशस भाषा में, तो 57 में उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उच्चारण अवयव नहीं है। तो उच्चारण अवयव क्या नहीं है? वाग्यंत्र, नासिका विवर, स्वरयंत्र, कर्ण। तो यहाँ पर क्या होगा? 58 में उत्तर हो जाएगा डी, कर्ण, जो कि यह विवर नहीं है, उच्चारण को सुनता है केवल, उच्चारण थोड़ी करता है, तो डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जिह्वा अवयव है। तो जिह्वा अवयव क्या है? कठोर, स्थिर, गतिशील, चंचल। तो यहाँ पर 59 में होगा, गतिशील है। जिह्वा अवयव कैसा है? गतिशील, हमेशा चलती रहती है ना, बोलती रहती है जिह्वा, जीवा न रहे तो आदमी बोल ही ना पाए, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, इनमें से किसे कंठ पिटक कहते हैं? तो कौन सा कंठ पिटक है? वाग्यंत्र, नासिका विवर, कंठ मार्ग, स्वर यंत्र। तो 60 में उत्तर डी हो जाएगा, स्वर यंत्र, जो कि कंठ पिटक बोलते हैं इसको, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जिह्वा के भाग होते हैं। तो जिह्वा के कितने भाग होते हैं? 5, 3, 4, 2। तो 61 में हो जाएगा, 5 भाग होते हैं जिह्वा के, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कंठ ध्वनि नहीं है। तो कंठ ध्वनि कौन सी नहीं है? आ, खा, हा, चा।
तो 62वें उत्तर हमारा डी हो जाएगा, चा हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, इनमें कंठ ध्वनि है, तो इनमें कौन सी कंठ ध्वनि है? ई, का, चा, या। तो 63 में उत्तर होगा बी, का, जो कि कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो 64 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि नासिका एवं तालु से बोली जाती है? तो कौन सी ध्वनि नासिका एवं तालु से बोली जाती है? खा, टा, भा, इया। तो 65 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, इया, जो कि नासिका और तालु से बोली जाती है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अभ्यांतर अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार स्वर के प्रमुख भेद है, तो अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार स्वर के प्रमुख भेद कितने हैं? 4, 5, 8 या 10। तो 66 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 66 में उत्तर ए हमारा हो जाएगा, 4 हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 4 हैं, 66 में उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या है, तो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन की कितनी संख्या है? 8, 10, 12, 6। तो 67 में उत्तर होगा 8 हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 8 है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है पूछा है? का, टा, चा, पा। तो 68 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, चा, जो कि स्पर्श व्यंजन ध्वनि नहीं है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर का, चा, ता, खा। तो यहाँ पर 69 में उत्तर डी होगा, खा, जो कि अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? खा, घा, छा, चा। तो 70 में उत्तर हमारा डी हो जाएगा, चा, जो कि महाप्राण ध्वनि नहीं है, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, चाकू से काचू में विपर्य हुआ है, तो चाकू से काचू में विपर्य किस कारण से हुआ है? स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य, ध्वनि विपर्य या दूरवर्ती विपर्य। तो 71 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी, व्यंजन विपर्य हो जाएगा, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अनाज का नाज ध्वनि परिवर्तन की कौन सी दिशा है? तो अनाज का नाज ध्वनि परिवर्तन की कौन सी दिशा है? आगम, लोप, विपर्य, मात्रा, भेद। तो यहाँ पर 72 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी, लोप हो जाएगा, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन में लोप के प्रकार हैं, तो ध्वनि परिवर्तन में लोप के कितने प्रकार हैं? 3, 9, 6, 5। तो 73 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 3 हो जाएगा, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, समीकरण के प्रकार होते हैं, तो समीकरण के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 5, 3। तो 74 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 होते हैं, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ब्रील के अनुसार अर्थ विकास की दिशाएं होती हैं, तो ब्रील के अनुसार अर्थ विकास की दिशाएं कितनी होती हैं? 3, 5, 4, 6। तो 75 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 होती हैं, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मृग हिरन यह अर्थ विकास की दिशा है, तो कौन सी है? अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अपकर्ष। तो 76 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थ संकोच हो जाएगा, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कुशल उदाहरण है, तो कुशल उदाहरण क्या है? अर्थ विस्तार का, अर्थादेश का, अर्थ संकोच का, अर्थोत्कर्ष का। तो 77 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, अर्थ विस्तार का हो जाएगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, प्राचीन काल से भारतवर्ष में कितने लिपियों का प्रचार हो रहा है? तो प्राचीन काल से भारत में कितने लिपियों का प्रचार हो रहा है? 3, 5, 6, 8। तो 78 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 होगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि कौन सी लिपि है? वैज्ञानिक, सामान्य, ईश्वर प्रदत्त, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 79 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगी। ब्राह्मी लिपि कैसी है? वैज्ञानिक है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे है प्रश्न, ग्रीम नियम का संबंध कितने स्पर्श ध्वनियों से है? तो ग्रीम नियम का संबंध कितने स्पर्श ध्वनियों से है? 9, 6, 3, 12। तो 80 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 9 से है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, उष्ट्र का ऊंट ध्वनि परिवर्तन की दिशा है, तो उष्ट्र का जो ऊंट होता है या ध्वनि परिवर्तन की कौन सी दिशा है? लोप, आगम, विपर्य, अनुनासिकता। तो 81 में उत्तर हो जाएगा अनुनासिकता हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, स्टूल का सटूल करने पर आगम क्या होता है? तो स्टूल का सटूल करने पर आगम क्या हुआ है? स्वर, व्यंजन, अक्षर कोई नहीं। तो 82 में उत्तर हो जाएगा ए, स्वर हो जाएगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं आप,
क्वेश्चन संख्या है 83 नंबर। प्रश्न है कि स्थाली का थाली में लोप हुआ है। तो स्थाली का थाली में लोप किस कारण से हुआ है? स्वर का, अक्षर का, व्यंजन का, ध्वनि का। तो 83 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, व्यंजन का हो गया है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, लखनऊ का नखनऊ में विपर्य है। तो लखनऊ का नखनऊ में विपर्य क्या है? पार्श्ववर्ती व्यंजन विपर्य, दूरवर्ती व्यंजन विपर्य, पार्श्ववर्ती स्वर विपर्य या दूरवर्ती स्वर विपर्य। तो 84 में उत्तर हो जाएगा बी, दूरवर्ती व्यंजन विपर्य हो जाएगा बी, उत्तर सही। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, स्वराघात कितने प्रकार का होता है? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो 85 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, 3 का होता है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वैदिक ध्वनि समूह में स्वरों की संख्या है। तो वैदिक ध्वनि समूह में स्वरों की कितनी संख्या है? 13, 15, 10, 12। तो 86 में उत्तर हो जाएगा 13 है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आज ज्ञान के बिना भी व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, इसका अर्थ परिवर्तन किस परिवेश में हुआ है? धार्मिक परिवेश में, सांस्कृतिक परिवेश में, भावावेश के कारण या सामाजिक परिवेश में। तो प्रश्न क्या है कि आज ज्ञान के बिना भी व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, इसका अर्थ परिवेश किस परिवेश में हुआ है? इसका अर्थ परिवर्तन। तो 87 में उत्तर हमारा बी हो जाएगा, सांस्कृतिक परिवेश में हुआ है। उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ड्रिंक का अर्थ शीत प्रधान देशों में मदिरा से लिया जाता है, वहीं उष्ण प्रधान देशों में प्रयुक्त होता है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प क्या होगा? पानी आदि पीने के अर्थ में, खाना खाने के अर्थ में, या दवा पीने के अर्थ में, या नमक पीने के अर्थ में। तो जैसे ड्रिंक का अर्थ शीत प्रधान देशों में मदिरा से लिया जाता है, तो उष्ण प्रदेशों में किस नाम से लिया जाता है? तो 88 में उत्तर हमारा बनेगा बी, यहाँ पर खाना खाने के अर्थ में लिया जाता है। तो 88 में उत्तर बी दिया है, नहीं ए दिया है, वही तुम सोच रहे थे। तो 88 में उत्तर ए दिया है, पानी आदि पीने के अर्थ में है। उत्तर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। तो अर्थ विस्तार का उदाहरण क्या नहीं है? कुशल, तेल, मंदिर, अधर। तो 89 में हो जाएगा मंदिर, जो कि अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अर्थ संकोच का उदाहरण नहीं है। तो अर्थ संकोच का उदाहरण कौन सा नहीं है? गाय, मंदिर, सर्प, सब्ज। तो 90 में उत्तर डी होगा, शब्द, जो कि अर्थ संकोच का उदाहरण नहीं है। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, व्यक्ति बोलते समय सेवक या सेवक ध्वनि परिवर्तन कर लेते हैं, तो किसके कारण से? अज्ञानता के कारण से, आत्म प्रदर्शन के कारण, सादृश्य के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 91 में उत्तर बी हो जाएगा, आत्म प्रदर्शन के कारण होता है। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, रोटी बोटी में बोटी शब्द है। तो रोटी बोटी में बोटी शब्द क्या है? व्याकरणिक शब्द, ध्वनि मूलक शब्द, या द्रक्षा शब्द, या अर्थ मूलक शब्द। तो 92 में उत्तर सी होगा, द्रक्षा शब्द, मतलब बेकार शब्द है, कोई इसका अर्थ नहीं है। रोटी बोटी कहते नहीं है जल्दी कि रोटी बोटी। तो यहाँ सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है उस भाषा को कहते हैं। तो यह भाषा को, उस भाषा को क्या कहते हैं? यह परिभाषा किसकी है? तो डॉक्टर भोलनाथ तिवारी की, प्लेटो की, बाबूराम सक्सेना की, मंगलदेव शास्त्री की। तो क्या है परिभाषा? कि जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है उस भाषा को कहते हैं। तो कौन सा कहते हैं क्या? तो 93 में उत्तर हो जाएगा सी, बाबूराम सक्सेना के अनुसार यह दिया गया है। उत्तर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 94 नंबर। प्रश्न है कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के हेतु निर्धारित करती है। तो यह परिभाषा किसकी है? स्वीट की, क्रोचे की, भोलानाथ तिवारी की, इनमें से किसी की नहीं। तो 94 में उत्तर बी होगा, क्रोचे की भाषा है। उदाहरण है यहाँ पर परिभाषा कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के हेतु निर्धारित करती है। तो यह क्रोचे की हो जाएगी। उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ग्रीम महोदय का समय माना जाता है। तो ग्रीम महोदय का समय क्या माना जाता है? 1755 से 1863 ईस्वी, 1775 से 1863 ईस्वी, 1775 से 1860 ईस्वी, 1770 से 1863 ईस्वी। तो यहाँ पर 95 में उत्तर हो जाएगा 1700। ग्रीम महोदय का पूछा है तो 1775 से 1863 ईस्वी माना जाता है। उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। 96 में प्रश्न देखते हैं आगे है कि भाषा के विविध रूपों में नहीं है। तो भाषा के विविध रूपों में क्या नहीं है? सामान्य भाषा, विभाषा, साहित्यिक भाषा, विदेशी भाषा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, विदेशी भाषा नहीं है। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट है कि भाषा की धारा की भांति अविच्छिन्न होने पर भी निरंतर विकास के साथ परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शब्द वो हो जाएगा, क्या होगा? तो 97 में उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, नदी होता है। तो भाषा नदी की धारा की भांति अविच्छिन्न होने पर भी निरंतर विकास के साथ परिवर्तित होती है। रिक्त स्थान में नदी हो जाएगा। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है,
डू नॉट डोंट में कौन सा लेप है? तो डू नॉट डोंट में कौन सा लेप है? आदि स्वर लोप, अंत्य स्वर लोप, अक्षर लोप, मध्य स्वर लोप। तो यहाँ पर 98 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, मध्य स्वर लोप होता है। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नाइफ, नाइफ के उच्चारण में किसका लोप है? तो यहाँ पर देखिए KNIFE लिखा है ना, तो यहाँ पर नाइफ के उच्चारण में किसका लोप किया है? आदि व्यंजन लोप, मध्य व्यंजन लोप, आदि अक्षर लोप या अंत व्यंजन लोप। तो 99 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, आदि व्यंजन लोप हो जाएगा। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, त्रिशूल शूल में लोप है। त्रिशूल शूल में लोप क्या है? तो आदि अक्षर लोप, मध्य अक्षर लोप, अंत अक्षर लोप या आदि स्वर लोप। तो 100 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पर आदि अक्षर लोप हो जाएगा। त्रिशूल शूल में लोप क्या है? आदि अक्षर लोप है। उत्तर ए सही है। तो पहले का जो त्रि है ना, उसका लोप कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अब यहाँ पर हमारा आ गया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा दिया है, इसको कैसे देखेंगे। चलिए देखते हैं, मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न दिख रहा है, सारे नहीं दिख रही। 101 में प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका 1 में परिभाषा तथा तालिका 2 में, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित तालिका 1 में परिभाषा तथा तालिका 2 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, सुमेलित का चयन करिए। सुमेलित क्या करना है? 101 में हमारा क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर 101 में उत्तर ए ही सही होगा। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है आंसर, ए उत्तर बता रहा है कि ए सही होगा। तो इसका मिलान कर लेते हैं। कह रहा है कि इसकी परिभाषा कौन सी है? कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है स्वीट ने। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, स्वीट महोदय ने कहा है। भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के हेतु तैयार करती है। ये किसने कहा? भी जस्ट पढ़ा गया था हमारा, ये क्या हो जाएगा? बी में उत्तर हो जाएगा ए, क्रोचे ने कहा है। विचारों को अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त तथा स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। ये किसने कहा है? द गार्डियन ने कहा है। तो ये यहाँ पर हमारा सी के 4 सही हो जाएगा। ध्वनि, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता उस भाषा को कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। किसने कहा है? तो बाबूराम सक्सेना ने कहा है। फिर से पढ़ देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं, मान लो 1-2 प्रश्न इसमें से आ ही जाए तो अच्छी है प्रश्न ना। कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, किसके अनुसार? स्वीट के अनुसार। भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के हेतु तैयार करती है, किसके अनुसार? क्रोचे के अनुसार। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त तथा अस्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं, किसके अनुसार? गार्नियर के अनुसार। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार। यहाँ पर ए उत्तर हमारा सही हो जाएगा 101 में। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी हमको करना है मिलान, तो इसको भी हम बड़ा करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, छोटे से ही मिलान करते हैं ना। तो यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं, इधर कर देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका की अर्थ परिवर्तन की दिशाएं तथा तालिका 2 में उदाहरण दिए गए हैं, सुमेलित का चयन करें। तो इसमें पर आंसर होगा 102 में हमारा बी। तो बी में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी उत्तर दिया है। तो अर्थादेश क्या है? असुर हो जाएगा। और अर्थ विस्तार क्या है? कुशल हो जाएगा। अर्थ संकोच क्या है? तो मृग होगा। अर्थोत्कर्ष क्या है? तो हो जाएगा साहस। तो अर्थादेश असुर है, अर्थ विस्तार कुशल है, अर्थ संकोच मृग है, अर्थोत्कर्ष यहाँ पर साहस हो जाएगा। तो उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। अब यहाँ पर आइए देखते हैं 102 नंबर प्रश्न ना। तो यहाँ पर हम 102 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित तालिका में ध्वनि के अभ्यांतर कारण तथा तालिका 2 में उनके उदाहरण दिए गए हैं। तो 103 नंबर प्रश्न है, क्षम्यता मिश्र, ये लास्ट प्रश्न भी है। कह रहा है कि यहाँ पर उदाहरण यदि उसका सुमेलित चयन करना है, तो सुमेलित चयन क्या होगा? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पहले करते हैं सी। तो सी में यहाँ पर क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो 1 में हमारा क्या होगा? प्रयत्न लाघव, स्टूल का स्टील हो जाएगा। ये प्रश्न प्रयत्न लाघव होगा। शब्दों की लंबाई संयुक्त विधायक दल का संविदा हो जाएगा। संयुक्त विधायक दल का संविद। शब्दों की लंबाई, भाई कोई संयुक्त विधायक दल का कोई व्यक्ति याद है, बहुत लंबी चौड़ी होता है ना, शब्दों की, एक शब्द, छोटे शब्द को बड़ा शब्द बना के पेश करता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे ना, तो इसके हिसाब से समझ लीजिएगा थोड़ा सा। और यद्रक्षा शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर सी हो जाएगा 4, रोटी वोटी जो कहते हैं ना, रोटी वोटी नहीं खाना हमको। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सी का 4 सही हो जाएगा।
और आगे है क्षिप्र भाषण क्या है, तो चोर ले गया, चोर ले गया, चोर ले गया, जल्दी जल्दी बोलते ना, अरे चोर ले गया, चोर ले गया, जल्दी पकड़ो उसको। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, चोर को चोल चोल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी उत्तर सही मिलान कर दीजिएगा। यहाँ पर 2, 1, 4, 3 सही हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर मैंने प्रश्नोत्तरी करा दी है भाषा विज्ञान की 103 प्रश्नों तक की। तो ये मेरे प्रश्नोत्तरी आज पीजीटी की समाप्त हो गई है। अगर समय हमको मिलेगा तो हम एक बार भी काव्य साहित्य जो है, साहित्य दर्पण से और काव्य प्रकाश से कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दे जो छूट रहे हैं उसको कराने की इच्छा कर रहे हैं। जैसे समय मिलेगा तो उसको भी हम जल्दी से अपलोड करेंगे। तो रात भर में ही देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो जितनी मैंने बनाई है ना संस्कृत बीजीटी वाली, सारी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा। लास्ट में जो मैंने कराया है तो ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा। सभी भाई बहन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो तैयार करने में, ऐसे नहीं पहुंच जाती आप सबके पास। जो टीचर लोग पढ़ाते हैं, वो हमारे गुरुजन लोग सच में बहुत मेहनत करते हैं। अगर हम एक वीडियो तैयार करते हैं, इसके पीछे हमारे बहुत सारी चीज़ों का कारण होता है, तब आप सब तक वो वीडियो पहुंचती है। तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट पीजीटी एग्जाम 10 मई। नमः संस्कृताय, हर हर महादेव।